प्रिज्म। ठीक है, तो जो नेक्स्ट रिफ्रैक्शन में टॉपिक है ना, वो प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन है। इसका प्रैक्टिकल भी है, किया भी है हमने जो बना रहे थे। तो जैसे मान लीजिए कि सपोज मैं एक प्रिज्म ले रहा हूँ, एक इक्विलैटरल प्रिज्म। मान लो ये ए है। सबसे पहले दो तीन चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ। जो तुम्हारा प्रिज्म होता है ना, उसमें अगर लाइट एंटर करती है तो बेसिकली वो कम से कम दो सरफेस पे क्या होगी, रिफ्रैक्ट होती है। और जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है उनके बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, या उसको रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। समझ में आया? जैसे अगर तुम इस सरफेस को देखो तो ये सरफेस और ये सरफेस के बीच का जो ये एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आ गया? दूसरी चीज़ ये है, ऐसा ये भी अगर यहाँ पे लाइट जा रही है तो ये और ये सरफेस के बीच का एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। वैसे मोस्टली जो प्रैक्टिकली प्रिज्म होता है वो इक्विलैटरल होता है, तो ये सब 60 डिग्री होते हैं। पर अभी तो हम जनरलाइज कर रहे हैं, इसीलिए हम कोई भी एंगल ले सकते हैं। क्लियर हो गया? तो दो रिफ्रैक्टिंग एंगल के दो जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, उस दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होगा दैट इज़ कॉल्ड क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। और दूसरी चीज़, या तो मैं उसको क्या बोलूँगा, रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलूँगा। आ गया समझ में? तो जैसे थोड़ा प्रिज्म मैं बड़ा बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये प्रिज्म बनाया मैंने, ये एंगल जो है दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। और मान लीजिए लाइट जो है वो यहाँ पे इंसिडेंट होगी। मैं यहाँ पे नॉर्मल भी ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए दिस इज एंगल आई। ठीक है, यहाँ आपको पता ही है कि अगर ये रेयरर मीडियम है और ये आपका डेंसर है, तो आपको पता है लाइट एक्चुअल में जा तो ऐसे रही थी अगर ये प्रिज्म नहीं होता, पर अगर वो रेयर टू डेंसर जा रही है तो बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, तो वो इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? अब अगर मान लीजिए लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है तो बेंट्स क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बेसिकली ये इसका नॉर्मल है, तो वो बेंट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो इस तरह का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे इस एंगल को R1 बोलते हैं, इस एंगल को R2, और ये एंगल मैं E मान रहा हूँ, दैट इज़ इमर्जेंट एंगल। समझ में आ गया? तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये जो है, ये जो अंदर लाइट है ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो है ये आपकी इमर्जेंट रे है। समझ में आ गया आपको? दूसरी चीज़ है, ये आपकी एक्चुअल में इंसिडेंट लाइट थी और ये इसको पीछे बढ़ा दो, ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड डेल एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गया तुम्हें? एक्चुअल में एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या हुआ, जब प्रिज्म तुमने रखा है तो लाइट तो ऐसे जा रही थी ना, लाइट जो एक्चुअल हो गई है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई है, तो लाइट ऐसे घूम गई है, तो जाहिर सी बात है कि जो इंसिडेंट रे इधर से जा रही थी और जो इमर्जेंट रे है, जो एक्चुअल रे है, उनके बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब उतने एंगल से जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो गई है, अपने पाथ से डेविएट हो गई है। क्लियर हो गया आपको? ये आ गया समझ में आपको ये पूरा डायग्राम तुम्हें? अब देखिए इसमें जैसे कुछ चीज़ें हैं
सपोज इस पॉइंट को मैं B मान रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं C मान रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं D मान रहा हूँ और ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ E। क्लियर हो गया? अब एक बात बताओ, ये आपका नॉर्मल है, ध्यान से थोड़ा समझना। तो नॉर्मल आपको पता है ना कितना होता है, 90 डिग्री। वैसे ये भी नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब बताओ, ये आपको आई दिख रहा है, तो ये भी पूरा आई होगा यहाँ से यहाँ तक, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन इसमें ये R1 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, I माइनस R1। समझ में आ गया? अब आते हैं इसमें, ये E है, तो ये भी क्या होगा, E, बट ये वाला एंगल R2 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, E माइनस क्या होगा, R2। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? अब देखो, तुम्हें आ रहा है समझ में? एक बात बताइए, आपको यहाँ पे ट्रायंगल EBD दिख रहा होगा, EBD, EBD आपको दिख रहा है। इस ट्रायंगल EBD में जो एंगल डेल है वो एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल के। तो इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, एक तो I माइनस R1 है, दूसरा E माइनस क्या है, R2। तो यहाँ पे डेल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो डेल की वैल्यू क्या होगी, I प्लस E माइनस R1 प्लस क्या होगा, R2। समझ में आ गया सबको? अब इसमें नेक्स्ट एक और चीज़ है, आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD। क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 360। अब देखो कौन कौन सा एंगल है, एंगल A पहला, ठीक है, फिर 90, फिर ये एंगल C, फिर ये 90 किसके इक्वल होगा, 360। तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, 180। सेकेंड इक्वेशन है ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब आप आओ ट्रायंगल BCD में, दिख रहा है BCD। अब देखो इसमें एक एंगल R1 है, दूसरा एंगल R2 है, और ये वाला एंगल क्या है, C है। सारे का एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180। तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस एंगल C इक्वल्स टू क्या होगा, 180। मतलब एंगल C की वैल्यू क्या आ रही है, 180 माइनस R1 प्लस क्या आ रही है, R2। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। इस थर्ड इक्वेशन को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या आएगा, C की जगह पे क्या रखो, 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू क्या होगा, 180। ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब एंगल A जो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, R1 प्लस R2। आपको ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देनी है। तो यहाँ पे डेल की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, I प्लस E माइनस क्या आ रही है, A। ये आपकी पहली इक्वेशन है जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना होता है। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? तो एंगल ऑफ डेविएशन किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, इंसिडेंट रे पे, इमर्जेंट रे पे, और एंगल ऑफ प्रिज्म पे। क्लियर हो गया? करिए नोटिस है। अब देखिए, ये तो ये जो पर्टिकुलर फार्मूला है, ये फार्मूला किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इमर्जेंट के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन आती है, दैट इज़ कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। तो लिखिए इसमें, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन।
देखिए कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन में कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली चीज़ है मिनिमम डेविएशन में, मतलब डेल की वैल्यू डेल मिनिमम होगी तो R1 और R2 की वैल्यू इक्वल हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है एंगल I और एंगल E की वैल्यू भी क्या होती है, सेम हो जाती है। समझ में आ रहा है? प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। मिनिमम डेविएशन में I और E की वैल्यू सेम हो जाती है, R1 और R2 की वैल्यू भी इक्वल हो जाती है। और ये जो दिख रहा है ना रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे इस वाले साइड के पैरेलल हो जाता है। समझ में आ गया आपको? तो लिखिए इसमें एट मिनिमम डेविएशन एंगल I इक्वल्स टू एंगल E at minimum deviation angle I equals to angle E and R1 equals to R2 and refracted ray becomes parallel to side of the prism. समझ में आ गया आपको? अब देखिए मुझे ना उसी कंडीशन में कुछ चीज़ों को निकालना है। और मान लीजिए ये अब इसका मैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू ले रहा हूँ। क्लियर हो गया? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले रहा हूँ, म्यू। इसको मैंने एयर माना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसका भी वापस क्या हो जाएगा 1। क्लियर हो गया? अगर मान लो सपोज़, वैसे तो बोर्ड में क्वेश्चन आता नहीं है कि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दिया, तो इसके बाद जो भी इक्वेशन है ना वो सब चेंज हो जाएगी, सब डिराइव करना पड़ेगा आपको दोबारा। क्लियर हो गया? लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वैसा होता नहीं है, ये एयर ही मानते हैं। क्लियर हो गया? अब एक बात बताओ, ये तो दो कंडीशन हो गई हैं। डेल की जगह पे मैं डेल एम लिख रहा हूँ, डेल मिनिमम इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, I प्लस ई माइनस ए, और ए की वैल्यू जो थी वो क्या थी, R1 प्लस R2। देखो मैं R1 इक्वल्स टू R2 को स्मॉल r ले रहा हूँ, अब इसमें वैल्यू रख रहा हूँ। देखो I और E तो दोनों बराबर हो चुके हैं, तो E की जगह पे वापस I रख सकता हूँ, तो I प्लस I क्या हो जाएगा 2I, और माइनस क्या होगा A। यहाँ तक आया समझ में? दूसरी चीज़ R1 और R2 दोनों को मैं क्या ले रहा हूँ R, तो R प्लस R कितना होगा 2R, तो A इक्वल्स टू क्या होगा 2R, मतलब R इक्वल्स टू क्या होगा A/2। समझ में आ गया सबको? अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक बात बताइए, यहाँ से I की वैल्यू निकाली है, यहाँ से R की, तो R की तो हमने निकाल रखी है, I की निकाल रहे हैं। क्या आएगी I की वैल्यू 2I इक्वल्स टू डेल एम प्लस ए, तो I इक्वल्स टू क्या होगा डेल एम प्लस ए अपॉन क्या होगा 2। समझ में आ गया आपको? अब देखिए एक बात बताइए, इस B पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ है, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा तो वहाँ पे स्नेल्स लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। समझ में आ गया? तो एट B पॉइंट मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ। क्या होता है स्नेल्स लॉ, साइन I अपॉन साइन R1, R1 की जगह पे तो R रखूँगा, इक्वल्स टू जहाँ पे लाइट जा रही है जहाँ से लाइट आ रही है, तो क्या आएगा यहाँ पे साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू क्या होगा म्यू। I की जगह पे आप ये रख सकते हो, और R की जगह पे क्या रख सकते हो A/2, तो क्या आएगा साइन डेल एम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2 इक्वल्स टू क्या होगा म्यू। समझ में आ गया आपको? ये एक फॉर्मूला है जिससे न्यूमेरिकल आते हैं। क्लियर हो गया? साइन डेल एम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2।
इस 2 से ये 2 कैंसिल मत कर देना, ये साइन के अंदर है। क्लियर हो गया आपको? तो ये इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखो, अगर मान लीजिए ये एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, ये लास्ट कंडीशन है। ये कंडीशन ये है कि लेट ए इज वेरी स्मॉल, मतलब जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो बहुत ही छोटा है। छोटा का मतलब ये हो गया कि सपोज एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री, 12 डिग्री, 8 डिग्री ऐसे है। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, जैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री होती है, उसमें नहीं करना है ये चीज़। क्लियर हो गया? 10 से 12 डिग्री में ही अप्रॉक्सीमेशन करना है। एक बात बताओ, अगर ए स्मॉल है, डेल एम तो वैसे ही स्मॉल है, मिनिमम डेविएशन, तो ये पूरा एंगल छोटा हो जाएगा ना, वैसे ये भी अंदर छोटा हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि अगर थीटा स्मॉल है, थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? थीटा के। तो साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 किसके इक्वल होगा? डेल एम प्लस ए बाई 2 के। आ रहा है समझ में? और वैसे ये भी क्या हो जाएगा? ए बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन क्या होगा? ए बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा? म्यू। ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? डेल एम प्लस ए इक्वल्स टू क्या आ रहा है? म्यू ए। तो डेल एम की वैल्यू क्या आ रही है? म्यू ए माइनस क्या आ रही है? ए कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से डेल एम की वैल्यू क्या आ रही है? ए कॉमन ले लिया, तो ए कॉमन लूँगा तो ये म्यू माइनस क्या होगा? 1। समझ में आ गया आपको? आप यहाँ से भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट केवल ये है कि उस टाइम पे एंगल ए ऑफ प्रिज्म क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपको ना कंफ्यूज किया जाएगा कि ऐसे ऐसे एंगल्स दिए होंगे ना, आप ज़बरदस्ती इस वाले को यूज़ करेंगे। अगर आप इसको यूज़ करते हो ना, तो डेल एम की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी, चेंज आएगी, क्योंकि आपने अप्रॉक्सीमेशन कर दिया है। क्लियर हो गया? इसीलिए ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म अगर 10 से 15 डिग्री से भी ज़्यादा है तो यू कैन नॉट यूज़ दिस फॉर्मूला, यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। समझ में आ गया? वो केवल 10 से 12 डिग्री के लिए ही होता है वो सब। क्लियर हो गया आपको?